हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? ओके। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, परमाणु यानी कि एटम। हमारा विषय आज का रहेगा परमाणु या तत्व। परमाणु को हम एटम कहते हैं और तत्व को एलिमेंट। अब परमाणु की परिभाषा पूछी जाती है कि परमाणु क्या होता है, तो आप कहते हैं कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता और रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। परमाणु के बारे में पूछा जाता है, किसी परमाणु को बताइए, तो आप कहते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। अब बात करते हैं तत्व की। तो तत्व यानी एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है? तो ये समान परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अब तत्व को पूछा जाता है कि उदाहरण बताइए, तो भी आप कहते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और इनके प्रतीक तो HON इत्यादि। तो अब हम लोग आज परमाणु को सेंटर मान करके और इसको अलग अलग पॉइंट्स के जरिए हम समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भारत में महर्षि कणाद ने परमाणु को परम कण कहा था और इसी को डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द का प्रयोग किया। और फिर हम परमाणु की खोज की बात करें तो पूछा जाता है कि परमाणु की खोज किसने की, यानी डिस्कवरी ऑफ एटम। तो डाल्टन ने 1803 में परमाणु की खोज की और 1808 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कहा गया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी परमाणु अविभाज्य है। बाद में जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, चैडविक जैसे वैज्ञानिकों ने इसका खंडन किया और कहा कि नहीं, परमाणु को बांटा जा सकता है। परमाणु स्वयं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम दिया जाता है। तो अब हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे, परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु को दो भागों में बांटा गया है। उसका केंद्रीय भाग परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस कहलाता है और उसके बाहर का चारों ओर का क्षेत्र ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, सेल यानी कोष, ऑर्बिट यानी कक्षा कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं बीच में अनाभिक लिखा है और इसके बाहर ये सब क्या है? ऊर्जा स्तर, कोष या कक्षाएं, जिन्हें क्रमशः K, L, M, N के रूप में दिखाया गया है। इनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 रखा गया है। ठीक है, अब बात करें इस कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर की, तो ये स्वयं उपकोष से बने होते हैं और उपकोषों के प्रतीक यहाँ पर लिखे गए, S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष। ये उपकोष स्वयं एक कक्षकों से निर्मित होते हैं, बने होते हैं और प्रत्येक कक्षक यानी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इन उपकोषों में कितने कक्षक होते हैं? तो S उपकोष में 1 कक्षक होता है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। और इस प्रकार इन उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर अब बात करते हैं हम परमाणु के उप परमाणविक कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो इसमें से परमाणु के बाहर यानी ऊर्जा स्तर या कोष या कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश माइनस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। अब इस पर कुल कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर कुल कितना आवेश होता है? तो धन 1.6 × 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब इन कणों की बात करें भार के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम।
प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुणे 10 पर माइनस 27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 गुणे 10 पर माइनस 27 किलोग्राम। तुलना करें इनकी तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 गुना लगभग अधिक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अगर तुलना करें तो आप यही देख सकते हैं 1.672 और 1.674, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में भारी कण है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान बनाते हैं। इसी प्रोटॉन की संख्या परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब मॉडल की बात करें तो परमाणु संबंधित 4 मॉडल दिए गए हैं, जिसमें से जे थॉम्सन मॉडल, तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, और दूसरा रदरफोर्ड मॉडल, उपग्रही मॉडल, तीसरा बोहर मॉडल, चौथा समरफील्ड मॉडल। अब इनकी क्या विशेषता है तो जे थॉम्सन ने कहा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान धसे होते हैं, और जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। इस प्रकार कुल आवेश शून्य होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड ने इसमें संशोधन किया, रदरफोर्ड मॉडल जे थॉम्सन मॉडल में, और कहा कि परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है जहां पर परमाणु का कुल द्रव्यमान होता है, जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। अर्थात परमाणु नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। इन्होंने एक प्रयोग किया था स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बमबारी करके, और नाभिक की खोज की थी, और इन्होंने बताया कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, और परमाणु के चारों ओर का अधिकांश भाग रिक्त होता है, परमाणु खोखला होता है। फिर उसमें संशोधन रदरफोर्ड के मॉडल में संशोधन बोहर मॉडल के जरिए किया गया है। तो इन्होंने कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। समरफील्ड ने कहा कि बोहर मॉडल में इन्होंने सुधार किया और कहा कि नाभिक के चारों ओर केवल वृत्ताकार या गोलाकार मार्ग ही नहीं है, उसमें वृत्ताकार मार्ग भी है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद इनमें कुछ और बेसिक अंतर है जो क्वांटम सिद्धांत और स्पेक्ट्रम सिद्धांत को लेकर के डिस्कस किया गया है, जिसको आगे के लेक्चर में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर अब बात करते हैं इस परमाणु को दूसरे रूप में पढ़ने की तत्व यानी एलिमेंट। अब आप जान चुके हैं कि लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। इनको रसायन विज्ञान में एक विशेष स्थान देने के लिए टेबल बनाया गया है, सारणी बनाई गई है, जिसको हम लोग कहते हैं आवर्त सारणी यानी पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल को 2 भाग में बांटते हैं। जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है, क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, उनको हम आवर्त कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। आवर्त संख्या 1 में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते, 2 तत्व होते हैं। आवर्त संख्या 2 और 3 में अधिकतम 8 और 8 तत्व होते हैं। आवर्त संख्या 4 और 5 में क्रमशः 18 और 18 तत्व होते हैं। आवर्त संख्या 6 में अधिकतम 32 तत्व होते हैं और आवर्त 7 में अधिकतम 31 तत्व रहते हैं। 117वें तत्व की खोज अभी नहीं हुई है, जिसके कारण 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त कहलाता है। इस प्रकार इनको अलग नाम भी दिया गया, जैसे प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, चौथे और 5वें को दीर्घ आवर्त और 6वें और 7वें को अति दीर्घ आवर्त। उसके बाद बात करते हैं हम वर्ग या समूह की। तो ये आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कॉलम है, पंक्तियां हैं। इनको भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे वर्ग 1 को क्षार धातु के नाम से जानते हैं, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, वर्ग 7 को हैलोजन
परिवार के नाम से जानते हैं, फैमिली के नाम से। वर्ग 18 को शून्य या अक्रिय गैस समूह के नाम से जानते हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जैसे अक्रिय तत्व रखे गए हैं। फिर बात करते हैं तत्वों की। तो अब यहाँ पर इनको दूसरे प्रकार से विभाजित करते हैं, ए, बी, सी। ए में हम इसको धातु के रूप में रखते हैं, धातु यानी मेटल। फिर उपधातु यानी मेटलाइड्स। उपधातु के उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सी अधातु। अधातु के उदाहरण है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ठीक है, अब हम लोग धातु का आगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसमें क्षार धातु पहला है, क्षार धातु जिसका उदाहरण है सोडियम और पोटेशियम। दूसरा है क्षारीय मृदा धातु जिसका उदाहरण है मैग्नीशियम और कैल्शियम। तीसरा है संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल, इसको हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु में उदाहरण क्या है मैग्नीज, आयरन यानी लोहा, कॉपर यानी तांबा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी अंतर संक्रमण धातु को दो भागों में पुनः बांटते हैं, लेंथेनाइड धातुएं और एक्टिनाइड धातुएं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फिर बात करते हैं हम लोग परमाणु की संयोजकता यानी वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी पर एक चैप्टर ही होता है जिसमें हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार की संयोजकताएं पढ़ते हैं, आयनिक या वैद्युत संयोजकता। अब इसमें कौन से तत्व भाग लेते हैं? तो इसमें 2 तत्व भाग लेते हैं, एक धातुता और एक अधातु। इनमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या ट्रांसफर से यौगिक बनते हैं जिनको आयनिक यौगिक कहते हैं, और इनमें बनने वाले बंध को कहते हैं आयनिक बंध, जिसका उदाहरण है नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर बात करते हैं सहसंयोजकता। तो यह मुख्यतः अधातुओं में पाया जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की आपस में परस्पर साझेदारी से सहसंयोजी बंध बनते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विक बंध, त्रिक बंध। यहाँ पर हम सहसंयोजी यौगिकों के उदाहरण में H2, O2, N2 यानी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का अणुसूत्र लिखा है, जिसको यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। ये एकल सहसंयोजी बंध है, ये द्विक सहसंयोजी बंध है और ये त्रिक सहसंयोजी बंध है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने से एकल बंध बना है। यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से द्विक बंध बना है। यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिक बंध बना है। एकल बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है, जो बहुत ही मजबूत होता है और जिसके वजह से यौगिक में प्रतिस्थापन क्रियाएं ही संभव होती है। द्विक या त्रिक बंध में एक बंध सिग्मा और दूसरा पाई, त्रिक बंध में एक सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं। पाई बंध वाले अणु योगात्मक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद उप सहसंयोजकता आता है। तो उप सहसंयोजकता भी एक प्रकार की सहसंयोजकता होती है, जिसमें प्रायः अणु भाग लेते हैं वे अणु जिनके पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो या जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला इलेक्ट्रॉन को देते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन दाता कहते हैं, वे लुईस क्षार कहलाते हैं। और जो युग्म इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे इलेक्ट्रॉन ग्राही या लुईस अम्ल कहते हैं। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को लेने और देने से जो बंध बनता है उसको उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो हमने आज बहुत सारी चीजों को जिनको अलग अलग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, आज हमने उसको एक जगह करके और कम समय में जानने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आगे हम ऐसी वीडियो आपके लिए और बनाएंगे। और थैंक यू।